हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। क्या तालिबान बदल गए हैं? क्या 20 साल में तालिबान ने खुद को हालात और दुनिया के मुताबिक ढाल लिया है? क्या तालिबान माजी की अपनी गलतियों को सुधारना चाह रहे हैं? क्या तालिबान के अफगानिस्तान में खवातीन को हुकूक हासिल होंगे? क्या मीडिया आज़ाद होगा तालिबान के अफगानिस्तान में? ये तमाम सवाल गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान तालिबान के काबुल पर कंट्रोल हासिल करने के बाद शिद्दत से उठ रहे थे। अब से कुछ देर पहले तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस्लामी इमारात, जो कि अब वो अफगानिस्तान को पुकार रहे हैं, आज के बाद किसी से दुश्मनी नहीं रखेगा और वो जल्द अफगानिस्तान को काबिल कबूल की आदत देंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के बकौल तालिबान किसी से इंतकाम नहीं लेंगे और अमेरिका समेत अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं होने देंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने खवातीन के हुकूक के हवाले से कहा कि खवातीन को वो तमाम हुकूक हासिल होंगे जो उन्हें शरीयत ने दिए हैं। तालिबान तर्जुमान की तरफ से जो कुछ कहा गया उससे पहले अफगानिस्तान में उसका अमली मुजाहरा फिलहाल देखने में आ रहा है। जब आज तालिबान की तरफ से अफगान फोर्सेस के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया गया, अवाम को बिला खौफ व ख़तर काम जारी रखने का ऐलान किया गया, दूसरी जानिब अफगान मीडिया पर खवातीन मामूल के मुताबिक नजर आई। यही नहीं, तालिबान की जानिब से खवातीन को हुकूमत में शामिल होने की पेशकश भी सामने आई है। इससे पहले अफगान हुकाम ने हॉस्पिटल्स में जाकर ख़ास तौर पर खवातीन अमले को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया था, लेकिन सवाल ये अभी भी अपनी जगह पर मौजूद हैं कि क्या वाकई तालिबान बदल चुके हैं या ये सिर्फ उनकी वक्ती हिकमत अमली है इंटरनेशनल रिकग्निशन हासिल करने के लिए। दूसरी जानिब सूरत हाल ये नाज़रीन के अमरीकी इनखिलाफ पर आलमी और अमरीका के अंदर से जो बाइडन इंतज़ामिया पर शदीद तनकीद जारी है। अमरीकी इत्तेहादी भी अमरीका पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। जर्मन चांसलर की स्टेटमेंट सामने आई है कि अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल अफगानों के साथ साथ जर्मनी के लिए भी ड्रामाई है, सख्त और खौफनाक है। दूसरी जानिब ब्रिटिश जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा है कि काबुल पर तालिबान का कब्जा आलमी बरादरी की नाकामी है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदा जिस तरह हुआ वो एक गलती थी जिसके नताइज आलमी बरादरी को भुगतना पड़ सकते हैं। लेकिन अमेरिकी सदर जो बाइडन अफगानिस्तान से इनखला के फैसले को दुरुस्त करार दे रहे हैं और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को अफगान हुकाम की नाअहली और नाकामी पर डाल रहे हैं। Truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. Mr. Ghani insisted that the Afghan forces would fight, but obviously he was wrong. अब जो बाइडन ये कह रहे हैं कि अशरफ गनी ने कहा था कि अफगान फौज लड़ेगी, लेकिन वो गलत निकले। लेकिन आज अफगान टीवी तुलू पर इंटरव्यू में तालिबान रहनुमा मौलवी अब्दुल हक हमाद ने कहा कि ये तय हुआ था कि अशरफ गनी टीम के हमरा इख्तियारात तालिबान की आदत के हवाले करेंगे, लेकिन वो 4 गाड़ियों में डॉलर भरकर उनसे भाग गए। अमरीकी सदर के जल्दबाजी में इनखला के फैसले और बयानात पर अमरीका के अंदर से भी तनकीद जारी है। अमरीकी पॉलिटिशियंस हों या अफगानिस्तान में ड्यूटी देने वाले फौजी हों, उनका ये कहना है कि अमरीकी सदर के फैसले और बयान उनकी सालों की कुर्बानियों के नफ़ी के बराबर हैं। अमरीका और अफगानिस्तान के अलावा बाकी दुनिया भी तेज़ी से तालिबान के यूं ताकत में आ जाने पर हैरान है, कुछ परेशान भी है, लेकिन आलमी सतह पर अभी तक तालिबान के हवाले से कोई सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। लग रहा यूँ है कि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं इंटरनेशनली अगर बात करें वो वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। इसी दौरान आज पाकिस्तान में वफाकी काबीना का इजलास हुआ। अफगानिस्तान से मुतालिक मामला ज़ेर गौर आए, जिसके मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तस्लीम करना जो है वो पूरे खित्ते का फैसला होगा। इस हवाले से पाकिस्तान एक तरफा फैसला करने का इरादा नहीं रखता। अफगानिस्तान पर में कंट्रोल हासिल करने के दौरान तालिबान को किसी किस्म की मुज़ामत का सामना किसी भी तरफ से नहीं करना पड़ा, लेकिन आज अब ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि तालिबान मुखालिफ महाज बनाने के लिए साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और अहमद शाह मसूद के साहबजादे
अहमद मसूद माजी में तालिबान मुखालिफ गढ़ वादी पंजशेर जिसे कहा जाता है उसमें इकट्ठे हो रहे हैं। अहमद मसूद ने फ्रांसीसी मैगजीन में एक ओपैड लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने वालिद की तरह जद्दोजहद आज़ादी को मुनज़्ज़म करना चाहते हैं। द इंडिपेंडेंट के मुताबिक उनको अफगानिस्तान की पॉलिसी साजी के इंचार्ज एक अमरीकी सफारतखार ने बताया है इंडिपेंडेंट को कि अहमद मसूद और उनके वफ़द ने अमरीका से मदद के लिए रब्ता भी किया था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई वाज़ेह दो टोक जवाब नहीं मिला। दूसरी जानिब अफगान कौमी मसालती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला उन्होंने एक पैगाम में ये कहा है कि वो और हामिद करज़ई काबुल में तालिबान रहनुमाओं के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। आज ही अशरफ गनी हुकूमत में अफगानिस्तान के साबिक जो अव्वल नायब सदर थे अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने एक ट्वीट की है कि जी इस वक्त वो अपने मुल्क के अंदर मौजूद हैं और मुल्क के आइन के मुताबिक वो कानूनी कायम मुकाम सदर है। उन्होंने ये दावा भी कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये लिखा कि वो तमाम लीडरों से हिमायत हासिल करने के लिए राब्ते में भी हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में नई हुकूमत बनाने की तैयारियां भी ज़ोर शोर से हैं। 2 से तालिबान क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की सरबराही में अफगानिस्तान पहुँच चुकी है, जहाँ इक़्तिदार में खिला के बायस अफगानिस्तान के उमूर को चलाने के लिए मुल्ला बिरादर को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस तेज़ी से तब्दील होती सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अमरीका से हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर नजम, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे अफगान उमूर पर अथॉरिटी समझे जाने वाले सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब, जबकि आज के प्रोग्राम में शुमाली इत्तेहाद के साबिक सरबरा अहमद शाह मसूद के भाई अहमद वली मसूद का खुसूसी इंटरव्यू भी शामिल होगा और पाकिस्तान की अपोजिशन इस वक्त क्या सोच रही है उस पर हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वज़ीर दाखिला और नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब। आगाज़ करेंगे सलीम साफ़ी साहब से। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद को आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा, कैसी रही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? बार बार उनसे सवालात पूछे गए और जो वो जवाबात दे रहे थे वो यही कह रहे थे मीडिया आज़ाद होगा, ख़वातीन को भी आज़ादी होगी, इंसानी हुकूक भी सलब नहीं किए जाएंगे, किसी के घर में असला बरादर तालिबान भी दाखिल नहीं होंगे। लेकिन कितने कन्विंसिंग लग रहे थे ज़बीउल्लाह मुजाहिद के जवाबात आपको? ये कंट्रोल संभालना था और जिस तरीके से अफगान हुकूमत जो अशरफ गनी की थी वो रेत की दीवार साबित हुई, तो जिस तरीके से वो कुछ चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग थी, इसी तरह तालिबान का बदला हुआ रवैया भी सच्ची बात यह है कि मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए भी सरप्राइजिंग है और ये उनके माजी के रवैये से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मसलन पहली बात कि अपने मुखालिफिन के लिए आम माफ़ी का ऐलान, और उस आम माफ़ी में अशरफ गनी, रशीद दोस्तम, अमरुल्लाह सालेह और इस तरह के लोग भी शामिल थे। अब चलो वो तो इनके हाथ नहीं आए हैं, लेकिन आप देखिए कि कमांडर इस्माइल ख़ान और ख़ुसूसन कंधार के गवर्नर और इसी तरह के बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन तालिबान ने उनको इज़्ज़त के साथ अपने घरों को रवाना किया, या फ़ौजी कमांडर थे या पुलिस के कमांडर थे। दूसरा, ये भी एक बड़ी मस्बत और खुशाइन तब्दीली है कि जो तालिबान ने इस मरतबा की है कि ख़वातीन को स्काप के साथ काम करने की इजाज़त दे दी गई। और सरकारी टीवी पे तो अभी ख़ातून ख़ुद नहीं आई है, लेकिन मेरी मालूमात ये है कि अनकरीब जो सरकारी टीवी है उस पे भी ख़वातीन स्काप के साथ काम शुरू कर देंगी, और बाकी जो तुलू और इस तरह के चैनल्स हैं उनकी ख़वातीन आज वापस आ गई हैं। तो इस हवाले से भी उनके रवैये में बिल्कुल बड़ी मस्बत तब्दीली नज़र आई है। और तीसरा, फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ख़वातीन और बच्चियों के स्कूल खुले रहेंगे, तो ये तो बहरहाल अमली तौर पर इन दो चीज़ों का उन्होंने मुज़ाहरा किया कि एक आम माफ़ी का, दूसरा आपने देखा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके सामने बग़ैर दाढ़ियों के लोग बैठे हुए थे। एक चीज़ जो बहरहाल अभी तक काबिल अफसोस है और मेरी अपनी भी ख्वाहिश होगी और रिक्वेस्ट भी होगी, वो अफ़गानिस्तान के कौमी झंडे से मुतालिक है जी, कि अभी तक तालिबान हर जगह पे सिर्फ अपना झंडा ही लहरा रहे हैं। हालांकि जो अफ़गानिस्तान का कौमी परचम है तो उस पर भी एक कलमा तय्यबा लिखा हुआ है। तो वो एक चीज़ ऐसी है कि जो हौसला अफजा नहीं है बल्कि तशवीशनाक है। लेकिन अभी देखें कि निज़ाम पूरी तरह वज़ा नहीं हुआ है। एक तो ये होगा, ये बात भी उनकी तरफ से खुशाइंद है कि वो मुतलक तन्हा अपने इक़्तिदार पे इसरार नहीं कर रहे हैं,
बल्कि दरपर्दा मुज़ाकरात भी जारी है और वो बाकी लोगों को शरीकी हुकूमत करना चाहते हैं। अच्छा। फिर जब उनकी अपनी हुकूमत का स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि उसमें क्या क़य्यूम ज़ाकिर और इस तरह के मिलिट्री लोग ज़्यादा सामने आते हैं या कि पॉलिटिकल जो उनकी जो मुल्ला लीडरशिप बिरादर और आमिर खान मुत्तकी और इस तरह के पॉलिटिकल फेसेस क्या सामने आते हैं। तो जो उनकी हुकूमत बन जाएगी और उसके बाद इन सोशल इश्यूज़ पे जो उनका हतमी मौक़िफ़ सामने आएगा तो मेरे ख़्याल में उसी की बुनियाद पे हम भी कोई फाइनल राय कायम करने में अच्छा साबिर के साहब, काबिल होंगे। अगर ह्यूमन राइट हकूक की बात करें, औरतों के हकूक की बात करें, मीडिया की बात करें, जाहिर सी बात है इन्हीं चीज़ों से तालिबान को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलनी है। लेकिन जो इंक्लूसिव उबूरी गवर्नमेंट की बात हो रही है, एक तरफ करजई साहब ने अपनी कौंसिल बना दी है, यहाँ पर गैर पश्तून सियासी क़यादत जिसको साबिका शुमाली इत्तेहाद भी कहा जा सकता है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। यहाँ पर जो कोशिशें हो रही हैं, कुछ उम्मीद आपको नज़र आ रही है? क्योंकि एक सवाल बार बार मेरे जहन में भी उभर कर आ रहा है कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर तकरीबन काबिज हो चुके हैं, तो वो क्यों इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहेंगे? ठीक है, उन्हें बैनुल-अक़वामी एक्सेप्टेंस कबूलियत चाहिए, ये चीज़ उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन वो ये भी कह सकते हैं कि जनाब हमारी सफ़ों में तो उज़्बक भी हैं, ताजिक भी हैं, हज़ारा तालिबान भी मौजूद हैं, हम क्यों इंक्लूसिव गवर्नमेंट पर बात करें? आप क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान का तो उनसे डिमांड यही है और कल जो कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ था उसका भी जो आलामिया सामने आया था उसमें भी इस बात की वजाहत की गई थी कि पाकिस्तान को इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए या उसका ख्वाहिशमंद है जिसमें तमाम एक्टर्स को और तमाम इथनिसिटीज़ को नुमाइंदगी शामिल हो। और दूसरा, पाकिस्तान ने भी ये कहा था कि वो एक ऐसी हुकूमत अफ़गानिस्तान में चाहता है कि जिसमें ह्यूमन राइट्स की पासदारी भी हो और आलमी क़वानीन की भी पासदारी की जाए। तो एक तो इस वक्त तालिबान का ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, मसलन माजी के तालिबान जो थे वो ज़ाहिरी बात है कि एक जंगी फ़िज़ा के नतीजे उस वक्त अगर मुल्ला मोहम्मद उमर उनके सरबराह थे तो मुल्ला मोहम्मद उमर अफगानिस्तान से बाहर कहीं गए ही नहीं थे। वो सिर्फ एक मरतबा कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान इलाज के लिए आए थे, बाकी उन्होंने दुनिया देखी भी नहीं थी। इसी तरह उनके साथ अगर उस वक़्त मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर थे तो मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर भी बाहर कहीं नहीं गए थे। तो एक तो उस वक्त दुनिया के साथ उनका इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था। अब जो मौजूदा उनकी क़यादत है तो ये 20 साल उन्होंने जंग के दौरान भी अगर गुजारे तो उन्होंने दुनिया देख ली, फिर इस दौरान मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, तो अब वो यकीनन आलमी बरादरी की और आलमी इदारों की अहमियत को भी समझ चुके हैं और किसी हद तक वो पड़ोसी ममालिक की अहमियत को भी समझ चुके हैं। तो मेरे ख़्याल में चूँकि उनको ये अब उनकी मजबूरी नहीं रही ग्राउंड पे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो तो पूरे अफ़गानिस्तान पे काबिज़ हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो बाकियों को शरीकी इक़्तिदार करना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल में वो उसको अपनी ज़रूरत समझते हैं। अलबत्ता उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक की ये ख्वाहिश है कि ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर हो और कोई उसको कॉन्स्टिट्यूशनल शेप मिले। जो मेरी इत्तला है तो अभी तक तालिबान ये इसरार कर रहे हैं कि नहीं, निज़ाम उनका अपना होगा और उसमें वो ये बाकी लोगों को हिस्सा देना चाहते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान से मुतालिक जब भी बात होती है तो ऑब्वियसली अभी तक जंग की होती रही, और दूसरा ये कि अमन कैसा है। एक वक्त ये था कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं वो कोई 8-10 तर्जुमान होते थे तालिबान के, कोई एक बंदा, मतलब इट वाज अ टाइटल, हर किसी का नाम ज़बीउल्लाह मुजाहिद। फिर एक वक्त ऐसे आया कि जी आज हमने देखा ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं वो सामने आ चुके हैं। क्या यही ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं या 8-10 और भी हैं तालिबान के पास? देखिए, ये टीटीपी के यहाँ भी ये सिस्टम होता था और इनके यहाँ भी ये सिस्टम, मसलन जिस तरह एहसानुल्लाह एहसान अपना नाम नहीं था उनका नाम जो आखिरी एहसानुल्लाह एहसान था तो उसका नाम लियाकत था। इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी ये रिवायत उन्होंने डाली थी कि अगर ज़िम्मेदारी बदलती भी थी लेकिन उधर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ही तर्जुमान हुआ करता था। और जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद आज आपने देखा है
तो ये आखिरी ज़बीउल्लाह मुजाहिद है जो पिछले काफ़ी अरसे से जंगी महाज पे या निज़ामी महाज पे उनकी तर्जुमानी कर रहे थे। ये जो चीज़ थी कि तस्वीर ना बनाना और सामने ना आना, इसने तालिबान को इस जंग में बहुत सपोर्ट भी दिया। मसलन मुल्ला मोहम्मद उमर की रियल तस्वीर लोगों के पास नहीं थी। और अजीब इत्तेफाक ये है कि 2003 था या गालिबन 4 था, उसमें मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, तो ख़ुद अमरीकियों ने जहाज़ों से पैम्पलेट गिरा कर इनाम मुकर्रर किया था, लेकिन उसमें मुल्ला उमर की जो तस्वीर दी गई थी वो मुल्ला उमर नहीं थे। और बाद में वो बंदा भी साबित हो गया कि भाई ये तो मुल्ला उमर नहीं बल्कि वो फ़लाँ हैं। इसी तरह ज़बीउल्लाह मुजाहिद भी कल अगर इवन आपके सामने आ जाते या किसी और के सामने आ जाए तो मखसूस चंद लोगों के सिवा बाकी लोगों को इल्म नहीं था। अलबत्ता उनकी तो खैर तस्वीरें हैं ऑलरेडी मुल्ला हिबतुल्लाह की, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि अनकरीब 1-2 दिन में वो भी अफगान कौम के भी सामने आ जाएंगे और बाकी दुनिया के सामने भी आ जाएंगे। अच्छा, चलें जाते जाते खबर भी देखे। सलीम साफ़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन बात एक ब्रेक का, जिसके बाद शुमाली इत्तेहाद के साबिक जो सरबराह मरहूम अहमद शाह मसूद हैं, उनके भाई अहमद वली मसूद इस वक्त इज़ वन ऑफ द की पॉलिटिकल प्लेयर्स इन पाकिस्तान, इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज इमरान खान से भी उनकी मुलाकात हुई है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हो रही है और यही डेलीगेशन फिर जाके तालिबान से भी मुज़ाकरात करेगा। मसूद साहब से आज हमने बड़ा तफसीली इंटरव्यू किया। ब्रेक के बाद उनसे ये गुफ्तगू आपके सामने लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात अफगानिस्तान की हो रही है और आपको ख़बरों में आपने देख भी लिया होगा कि एक तरफ तो तालिबान तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन पंजशेर में एक रेजिस्टेंट मूवमेंट का ऐलान हुआ जिसमें अमरुल्लाह सालेह शामिल हैं और अहमद शाह मसूद के साहबजादे जिनका नाम भी अहमद मसूद ही है वो भी उसमें शामिल है। ऐसे में अहमद वली मसूद साहब की अहमियत बड़ी बढ़ जाती है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और मसूद फाउंडेशन के सरबराह भी हैं, बड़े की पॉलिटिकल प्लेयर हैं, स्पेशली जब हम नॉर्थ की शुमाली इत्तेहाद की साबिक शुमाली इत्तेहाद की हम बात करते हैं। तो इस पर उनकी क्या टेक है, क्योंकि एक तरफ तो ये लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए, दूसरी तरफ वहाँ से मज़ामत का ऐलान हो गया है, तो कुछ समझ नहीं आ रही। इसी पर क्लैरिटी लेंगे अहमद वली मसूद साहब से। अब से कुछ देर पहले बड़ी तफसीली हमने गुफ्तगू की, मुलाजा की। अहमद वली मसूद साहब, डेरा मनना तासो मुंगला वखरा के, पहले तो ये बताइएगा कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं कि तालिबान के साथ मिलकर, और यहाँ जो शुमाली इत्तेहाद एक वक्त में जो कहा जाता था उसकी तमाम लीडरशिप यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है। आज इमरान खान से भी आप मिले, इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, उम्मीद आपको इस वक्त क्या नज़र आ रही है? Thank you very much. Well, let's say that we, as you call it, Northern Alliance, what was our situation before? We were in between. This side, Ghani was against us, and that side, Taliban. We were stuck between. Now Ghani is gone. So there is an opportunity for peace in Afghanistan, because out of the challenge, we have to really kind of get this opportunity, how exactly we can bring peace to Afghanistan. That's why we came to the invitation of the government of Pakistan here. We have always said that the best way to solve and to kind of stabilize Afghanistan to have a direct dialogue with Pakistan, because we are neighbors. We'll affect each other. That's why we came here. It's a big delegation. The leaders are here. We met the Prime Minister, Imran Khan. That was a very constructive talks, very constructive meetings. And of course, we hope that through this dialogue, we will be able to eventually forge a sort of inclusive government in Kabul, a government which could represent all ethnicities in Afghanistan. Of course, it will be based on the ethnicities, because we mentioned specifically that not in parties, but ethnicity, because the reality on the ground on Afghanistan is ethnicity. We have to make that sort of a just, inclusive government based on the ethnicities. And of course, the system through which we can do that one, it should be a sort of decentralized system. We talked about these things.
पदे की तासु ता ऑब्स्टिकल्स सखकारी उम्मीद सुमरखकारी वाले चे दे के दासे खलकुम शामिल दी पदगा वफ्त के चे तालिबान खिलाफ दगा शल काला जंगी दली दी नो तालिब पवल गवाड़ी चे दई सरकीनी नो दई के ऑब्स्टिकल्स से दी और दगा से दी। सफीर साहब ये बताइएगा कि इसमें आपके वक्त में ऐसे लोग शामिल हैं जो कि तालिबान के ख़िलाफ़ इन 20 सालों में शदीद लड़ाई उनके साथ हुई है, वो तालिबान को नापसंद भी हैं, क्यों तालिबान इनके साथ बैठेंगे? तो ये जो डायलॉग, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसमें ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो आपको क्या नज़र आ रहे हैं और उम्मीद क्या नज़र आ रही है? Well, why we should do that one? Why they do that one? Because of course we all know that the Taliban have run and have come to the palace, and they have captured, they have taken palace as well. But they have taken palace, not the hearts and minds of the people. Because when you come by force, of course you will take, because you just overrun the rest and then you take. But if you want to govern, that's completely another chapter in Afghanistan. To govern in Afghanistan, you really have to get the heart and minds of the people of Afghanistan. If you don't, the same way as Taliban came, the same way other forces came as well. You are witnessing, we all witnessed that. For the past 40 years, that has been a sequence in Afghanistan. One after the other comes. And no one can establish itself to gain the right legitimacy to sustain itself for a longer period of time. That is why the opportunity, the hope is that Taliban must have realized by now that the first time they came, they could not make it. This time, they must have realized that only inclusive, based on ethnicity, government can work. That is the hope. The hope is that the Pakistan can play a very constructive role. That is the hope, the opportunity. The hope is this, that we must have learned from the past. Not only Taliban, we, all of us, whoever made the mistake, let's get together to make a strong government in Afghanistan. They are the hope. But what is the obstacle? Of course, the Taliban have came, and now they are in the imagination of victory, that we are victorious like that. They're speaking from the position of strength. Strength. Right. And that is why, for them to really kind of say that, well, we want to sit with you, maybe a bit hard at this moment. But soon they will realize that without other side, they cannot. Because at the end of the day, Taliban represent the bulk of Pashtun. But there are other ethnicities in Afghanistan which are not being represented. So therefore, when I say that inclusive government based on the ethnicity, it all have to be inclusively represented in one government. That's very important. अच्छा, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया कि पाकिस्तान एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा कर सकता है। इस पूरे डेलीगेशन को यहाँ पर लाना और अहम प्राइम मिनिस्टर साहब से बड़ी अहम आपकी मुलाकातें हुई, तो पाकिस्तान तो ये एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन इन एफर्ट्स को इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नेगेटिव अंदाज से देखती है? या अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी समझते हैं कि पाकिस्तान इस सब कुछ का जिम्मेदार है? आपने बड़े करीब से, आप इससे पहले भी पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के किरदार पर जरा बात करें। Well, we have said even the first time when I came to Pakistan, I said that I met the Prime Minister, I met the leadership of Pakistan, and I could see that there is a change of heart, change of strategy. We really have to take the opportunity because we should not be stuck in the past. We really have to come forward. We all know that even today and these days that we have been meeting the leadership of Pakistan, they all confess, they all admit that on each side they made mistakes. It's the time that we really correct our mistake. We have to learn from the past. This is 21st century. Therefore, everybody should benefit from this inclusive government in Afghanistan, from stability, from peace, especially Pakistan, which wants to make a business economic zone through Afghanistan to Central Asia. Of course, a stable and peaceful Afghanistan is required, is a must for Pakistan as well. And for us, because we have to kind of have our country at peace as well. That is for our interest. So a new chapter, a new beginning. That is why it's a very high hope that we can do that one. Let me add to that one. Yes, please. Because in the past, when Ghani was there, Ghani was the main obstacle towards peace in Afghanistan. Ghani really kind of wanted to continue with this sort of violence in order to retain his own power. He was not ready to sacrifice for Afghanistan. He was not ready to sacrifice for Taliban, not ready to sacrifice for us. So he was somehow going in between. And at the end of the day, you can see he escaped with bags of monies everywhere as a corrupt leader from the beginning when he came to Afghanistan. At the end, he was a corrupt leader. And let me add to that one, unfortunately, I mean, when
I heard Joe Biden was talking about, Last night, well, the yeah. leadership, if the Afghans did not fight or the soldiers did not fight or the leadership. Well, let me say that the soldiers of Afghanistan, Afghan people are very brave people. Of course they will fight. The problem was the political leadership, which was imposed, unfortunately, again, by Americans. And that was the case. If it wasn't the case, if the Afghans had to decide themselves, we would not have in this situation. By today, we would have reached peace. अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अशरफ गनी साहब की बात की, एक रशियन न्यूज़ एजेंसी ने भी ये खबर दी है, अफगानिस्तान में भी चल रही है कि वो कोई 4 गाड़ियों को लेकर और उसमें डॉलर्स भर के भागे। एक सदर मुमलिकत क्यों ऐसा करेगा, या वाकई इसमें कोई सच्चाई आपको नज़र आ रही है? कुछ आपके पास कोई हकाइक हैं कि गनी ने वाकई ऐसा किया है कि डॉलर्स के साथ वो बाहर भाग गए? Well, Ghani and his team, including his wife and his 2 associates, Mohab and Fazli, they have been reputed for that in Afghanistan. It's not kind of only the Russian news agency. Everyone knows in Afghanistan that they were stealing the money from Afghanistan. Let me say that a month ago, one finance minister who was working under Ghani, Mr. Zakhir Wal, and the other minister, Mr. Farooq Wardak, both of them, when they came to me, and they said that from the day first when Ghani entered Afghanistan from America, from the day first that he stole money until today. And one of the reasons why he left Kabul without kind of letting people know, because he really kind of wanted to see a chaotic situation prevail in Kabul. Then later on he can say, look, my accounts is clear, but unfortunately the Taliban ruined the whole documents. Right. That's why he wanted to see chaotic situation there. अच्छा, ये साथ में ये बताइएगा, अगर पंजशेर की बात कर लें जो कि आपका घर है, वहाँ पे एक मज़ामत का ऐलान हुआ, आपके भतीजे अहमद शाह साहब के जो बेटे हैं उन्होंने अमरुल्लाह सालेह के साथ मिलकर, कितनी सीरियस है और क्या आप भी इस मज़ामत को सपोर्ट करते हैं? Let me put it this way, very frank. Ahmed, Masood's son and my nephew, he is there. Of course, everybody is waiting. He's also waiting to see what really comes out, if there is an inclusive government acceptable to all Afghans. If that's the case, of course, Ahmed, everybody will accept it. But if it's not, then it's not only Ahmed who would resist. Every Afghan will resist such thing. So therefore, at this moment, he is there, and everybody waiting. Like I'm here, I'm trying to really see how exactly the peace can come. All Afghans are there to see what exactly the Taliban can deliver, what the international community can deliver. If something comes up which is acceptable by all, then that's it. But if it's not, everybody will resist. This one thing. And it's got nothing to do, his agenda has got nothing to do with Amrullah Saleh at all. It's got nothing to do. Because Saleh went a few days before when he left the palace like that. But then Ahmed was with me when I came this way, he went that way. So therefore, it's got nothing to do with him. अच्छा, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि आप कुछ और कह रहे हैं और अहमद कुछ और कह रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी कुछ और है और अहमद शाह मसूद की बेटे की स्ट्रेटजी? No, that's the same. Of course, I mean, he is not only my nephew, he is my son-in-law. So therefore, we are one family. We are together, of course. Okay. अच्छा, अमरुल्लाह सालेह की आपने बात की, अब से कुछ देर पहले उसने अनाउंस किया, खुद को उसने अफगान सदर, अबूरी सदर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो कह रहे कि अकॉर्डिंग टू अफगान कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपका सदर मुल्क से चला जाता है, मर जाता है, नहीं होता, तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स द इंटरम प्रेसिडेंट। तो उसने तो ऐलान कर दिया है, आप उसको सदर मानते हैं? I don't know. Has he announced such thing? Yes, he has. When? A short while ago. He has announced on Twitter. I mean, that government of Ghani was illegitimate from the beginning. It's unfounded, and it's not legitimate. Legitimate people of Afghanistan did not accept that one. From the top to bottom, nobody has got the legitimacy. Therefore, none of them is legitimate. Of course, I cannot accept such thing, no. Right. अच्छा, ये बताइएगा मसूद साहब कि यहाँ पर कितना टाइम उसमें लग सकता है, ये जो पीस एफर्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ करजई साहब ने एक रिकन्सिलिएशन के लिए जो है एक कमेटी बनाई जिसमें अब्दुल्ला भी हैं, हिकमत यार भी हैं, ख़ुद करजई साहब भी हैं, वो दोनों वहाँ पे तालिबान की लीडरशिप से भी मिले हैं। तो वो क्या एक पैरेलल चल रहा है, यहाँ पे जो चल रहा है इसका कोई पैचअप आपस में कोई इस तरह की चीज़ें? No, I think that what happened that
As you know, that was a part of Peace Council. The Peace Council, which represented, that was the Ghani's government Peace Council, which represented the former government of Afghanistan. And the goal for that Peace Council was to reach a political agreement between Ghani and Taliban based on the power sharing. That was the main thing which America initiated, and Dr. Khalilzad also promoted, and in Doha they were talking about that one. But now, Ghani government is gone, there is no government in Afghanistan, so therefore that project is gone as well, completely gone. And, but we are here just to see how exactly we can bring peace and stability. I'm not saying that they should not kind of try to continue with their effort to see how exactly they can bring peace there. Well, of course, they have just been appreciated. But here is the main leaders of Afghanistan who really have come to have a direct talk, and hopefully maybe next time they will meet with the Taliban leadership to see how exactly they can really kind of make an inclusive, just government. Ahmed Wali Masood Saab, thank you so much for joining. You're welcome. वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले अहमद वली मसूद साहब जो कि अहमद शाह मसूद के भाई हैं, उनका तफसीली इंटरव्यू आपने सुना। इस वक्त की प्लेयर हैं वो। जब भी हम साबिक एक शुमाली इत्तेहाद होता था उसके सरबराह थे अहमद शाह मसूद साहब, और अहमद वली मसूद साहब जो हैं वो इस वक्त मामलात को देख रहे हैं। तो बड़ा इस वक्त उनका इंटरव्यू जो इस वक्त वर्जन है उसके लिए पाकिस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान में भी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, हिकमत अमली क्या है। तालिबान के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई काबुल में, उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उसके अलावा कल रात जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडन साहब ने कौम से खिताब किया, उसमें बड़ी अहम बातें की। इस वक्त हमारे साथ बॉस्टन यूनिवर्सिटी के पार्टी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के डीन प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जाहिर बात है आप हमारी तरह जितनी तेज़ी से अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई उस पर हैरान भी थे और कुछ परेशान भी होंगे। कल रात जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का खिताब था उस पर काफ़ी तनकीद हुई कि जी आपने अमरीकियों का तो जिक्र किया कि हमने क्या किया, लेकिन अफ़गानों की कुर्बानियों को आप भूल गए। साथ में जो तालिबान पर तनकीद हो रही थी, औरतों के हुकूक, इंसानी हुकूक, मीडिया फ्रीडम, इसको लेकर आज अभी आपने देख लिया होगा ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पहली दफ़ा कैमरे पर आकर जिस तरह की। तो आपका ओवरऑल किस तरह आप सम अप करेंगे जो इवेंट्स हुए, इंक्लूडिंग पुटिस की रात को कल उनका खिताब और आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी मेरे ख्याल में आदिल, पहला कमेंट तो ये होगा कि ये इवेंट हुए नहीं, अभी हो रहे हैं। और उसका कहने का मकसद ये है कि ये ना सिर्फ बड़ी तेज़ी से चीज़ें हुई, ये तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। और जो भी हम तबसरा अभी करेंगे वो आपके प्रोग्राम ख़त्म होते तक ही शायद जो है वो आउटडेटेड हो जाए, क्योंकि अगर हैरानी है तो वो स्पीड की है। एट वन लेवल मैं ये कहूँगा अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, ना काबुल का कंट्रोल, ना बाइडन की तकरीर, ना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बजाते खुद सरप्राइजिंग हो। सरप्राइज सिर्फ ये है कि ये सब कुछ कितनी जल्दी अनफोल्ड हुआ, कि जो अंदाज़ा था कि चीज़ें अनफोल्ड होंगी ना सिर्फ हफ्तों बल्कि महीनों में, वो हमने देखा कि घंटों में हो गई। और जब वो अनफोल्ड हुई तो इम्प्लोड हुई। जहां बाइडन साहब का जिक्र है, इन अ वे बाइडन साहब जो हैं वो इस तमाम कार्रवाई में पिछले कई महीनों से सबसे साबित कदम है एक तरीके से। और उसकी मेरी गुजारिश ये है कि उन्होंने जो फैसला किया है वो उस पर अड़े हुए। अमेरिका में उन पर तनकीद है, दुनिया में उन पर तनकीद है, जो इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक फैसला कर लिया कि जी मैं निकल रहा हूँ, अफगानिस्तान जाने, अफगानी जाने। और उनकी कल तकरीर, ये जो हम बात कई बार पहले अभी कर चुके हैं कि अफगानिस्तान जाने, अफगानी जाने, उन्होंने कल एक्चुअली यही बात की। सो अगर उन्होंने अफगानियों की कुर्बानियों का, दूसरी कुर्बानियों का जिक्र नहीं किया तो मेरे ख्याल में वो ओवरसाइट नहीं थी। इन अ वे बाइडन साहब इज एक्टिंग लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और उन्होंने बिल्कुल एक वो कर लिया। अमेरिका में खुद इस पे बहुत जो है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो उसकी बात हो गई, लेकिन आज जो तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो इंटरनेशनल, देखें उनको अगर इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, जो कि जाहिर बात है उनको चाहिए, तो उनको यही करना है जो आज वो कह रहे थे। लेकिन वो जो कह रहे हैं
क्या वो करते नजर आ रहे हैं तालिबान आपको? नहीं, अभी तक तो देखो ना यार, वो ये कह रहे हैं कि इंतजार करो। बड़े इन सम वेज वो बड़ी सेवी गेम आपको नजर आ रही है कि उनकी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये खबर है, लेकिन उनके जो जवाबात थे उसमें से ज्यादातर ये थे कि जनाब देखो हम जो हैं वो नहीं है जो हम पहले थे, लेकिन इसके यकीन करने के लिए तुम हमसे मांग रहे हो, उसके लिए इंतजार करो क्योंकि हमारी क़यादत जो है वो अभी फैसला करेगी कि एग्जैक्ट क्या कवानीन होंगे। खवातीन का अगर जर्नलिज्म में होना या दूसरी जगहों पे होना उसके लिए हाँ, लेकिन हम आपको तफसील बाद में बताएंगे। सो इन अ वे कंट्रोल जो है वो तालिबान के हाथ में इस तरह है कि दे आर मेकिंग द वर्ल्ड प्ले टू देयर टाइमलाइन नाउ, और क्या वो होगा या नहीं ये ही सबसे बड़ा सवाल है। और ये सिर्फ हमारे लिए सवाल नहीं है, मेरे ख्याल में तालिबान को भी नहीं पता। देखिए, हुकूमत करना बड़ी फर्क चीज होती है, जंग करना बहुत बड़ी चीज होती है, मुश्किल चीज होती है, लेकिन हुकूमत एक फर्क चीज होती है। अब जब वो आएंगे तो एक चीज तो ये है कि उनके पास जो काबुल और अफगानिस्तान है, ये वो काबुल और अफगानिस्तान नहीं है जो 20 साल पहले थे। 20 साल में उनकी अपनी स्ट्रेटजी, आप जब 20 साल 19 साल ये कर रहे हैं जंग, तो उसमें आपकी सोच भी बदलेगी। पिछले 20 सालों में 20 महीनों में उनकी जो ताल्लुकात हैं बड़ी ताकतों से, उससे वो बदले हैं। सो तालिबान बदल गए हैं और गवर्नेंस उनको एक तरह से मजबूर करेगी, उन्हें अपनी हुकूमत को साथ रखना होगा। अभी लगता यह है कि उन्होंने बहुत सी डील्स की हैं, नॉर्थ में भी की हैं, वेस्ट में भी की हैं, इन सारे प्रोविंसेस में की हैं। उन डील्स को बरकरार रखने के लिए उन पे एक प्रेशर होगा बाहर की दुनिया का, एक प्रेशर होगा वो लोग जो उनके नाम पे लड़े हैं 20 साल तालिबान के नारे पे, वो शायद दूसरी तरफ पुश करेंगे। तो हम देखेंगे ये कि जिस किस्म के प्रेशर कारजाई पे आते थे या खसूसन जो गनी साहब पे आते थे गवर्नेंस के, उनमें से कुछ प्रेशर तो इन पे भी आएंगे, लेकिन अब तक यकीनन नजर ये आ रहा है कि वो तैयारी के साथ आए हैं, सोच समझ के आए हैं कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। इन अ वे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी सेवी थी, लेकिन उनसे सवाल जब पूछे गए, जब जो डिफ्लेक्ट करना था बड़े बड़े तहम्मुल से वो उसको डिफ्लेक्ट कर रहे थे। अब कब तक वो ये तहम्मुल रख सकते हैं, इसका इंसार मेरे ख्याल में ना सिर्फ बाहर की दुनिया पे होगा, लेकिन आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट काबुल पे होगा। काबुल में इस वक्त जो है 20 साल का शख्स या 25 साल का शख्स, वो एक मुख्तलिफ काबुल में गुजरा। ठीक, प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुए चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद अफगानिस्तान की सिचुएशन डिस्कस करेंगे। ओपोजिशन का बहुत बड़ा गिला है कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा अफगान पॉलिसी और जो भी रीजन में हो रहा है उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। एहसन इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है अफगानिस्तान की। आपने अहमद शाह मसूद के भाई अहमद वली मसूद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा, सलीम साफ़ी साहब को सुना और प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब ने इस पर बात की कि जी दुनिया इस जो इवेंट्स अफगानिस्तान में हुए और होने जा रहे हैं उसको कैसे देख रही है, पाकिस्तानी ओपोजिशन क्या समझती है, क्या अफगान जो पॉलिसी अभी तक रही है, जो फैसले पाकिस्तान ने किए हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया नहीं लिया गया, उसको किस नज़र से देख रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला और नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। एहसन साहब, पहले तो गुड टू हैव यू ऑन एयर और उम्मीद है कि आप कोविड आपको दूसरी दफ़ा हो गया था, आप रिकवर कर चुके होंगे। सर, कैसे देख रहे हैं इवेंट्स को जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ, कंसर्न्स क्या हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी डिसीजन, इस सब कुछ को कैसा देख रहे हैं आप? देखिए आदिल, ये जो वाक़यात अफ़गानिस्तान में हो रहे हैं, पूरी दुनिया ने इस वक्त उसके ऊपर एक बहुत तजस्सुस भी है और बहुत जो वाक़यात वहाँ पे अनफोल्ड हुए हैं वो सब की तवक्कुआत के बरखिलाफ़ बहुत तेज़ी के साथ अनफोल्ड हुए हैं। और अभी अफ़गानिस्तान में एक ट्रांजिशन के अमल से वो मुल्क गुज़र रहा है और हतमी तौर पे राय तभी कायम हो सकती है कि जब वहाँ पर एक मुस्तकिल इंक्लूसिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कायम हो जाएगा, जो हम दुआ करते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखे और कायम कर सके। लेकिन जो भी वाक़यात टर्मोइल अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ है, ये सिर्फ अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक ही नहीं रहेगा, इसके तमाम जो असरात हैं वो पाकिस्तानी सोसाइटी पर और पाकिस्तान की रियासत के लिए भी
मुकामी तौर पे और बैनुल अक़वामी सतह पे मुरतब होंगे। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ऑपोजिशन को नहीं बल्कि पार्लियामेंट को एतमाद में लेगी। और मैं एक बात बहुत एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से पिछले 3 सालों में हुकूमत ने जो नेशनल हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी उसके ऊपर अमल दरामद पे बहुत ही अदम तवज्जो की है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी को तवज्जो दें और वो रिफॉर्म्स और वो इक़दामात कि जिससे हम पाकिस्तान में किसी किस्म की दोबारा बदअमनी की तरफ धकेले जा सकें, उससे बचें। ठीक। अच्छा एसएस साहब, सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट आपको करना चाहूँगा। मैं जो समझ पाया हूँ, एक तो आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट यही पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ है। दूसरा जो आप स्पिल ओवर की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर अगर तालिबान आ गए तो हमारा भी एक माजी रहा है 2012-13 में शदीद हालात ख़राब थे, नेशनल एक्शन प्लान फिर लेके आ गया, उसकी भी आप बात कर रहे हैं कि दोबारा से क्या आपको खदशा है कि स्पिल ओवर होगा और इसको थोड़ा सा अंडरमाइन किया जा रहा है, अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान ने मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें हमारे मुसल्लह अफवाज, हमारे पुलिस, हमारे सिक्योरिटी के इदारे और हमारी कौम की कुर्बानियाँ हैं। पाकिस्तान के लिए भी उतना ही अहम है जितना अफगानिस्तान के लिए स्टेबिलिटी रखना है कि हम अपने इक़्तिसादी सफ़र को अगर रखना चाहते हैं बरकरार, मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं, तो हमें किसी किस्म के जो फिशर्स हैं उन्हें अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आने से रोकना होगा और पाकिस्तान को एक आईनी हुक्मरानी के ऊपर कायम रखना है। और मैं समझता हूँ कि पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है अब एक नेशनल यूनिटी की। अगर हमने मुल्क के अंदर पोलराइजेशन को ख़त्म ना किया और नेशनल कंसेंसस बिल्डिंग और एक नेशनल हार्मनी की तरफ हमने फैसला कुन इक़दामात ना उठाए, तो मुझे खदशा है कि अगर हमारी रियासत में इसी तरह एलियनेशन जारी रही मुख्तलिफ तबकों की, मुख्तलिफ ग्रोहों की, मुख्तलिफ इलाकों की और मुख्तलिफ जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रहीं, तो हम इस इंतशार से इस खुदा न खास्ता बहरान के अंदर बुरी तरह मुतासिर ना हो। लिहाजा एक ही रास्ता है कि कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया जाए, नेशनल अंडरस्टैंडिंग को फ़रोग़ दिया जाए और तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाए कि हुकूमत क्या इस वक्त करना चाहती है और उसके क्या आइंदा के हवाले से इक़दामात हैं। ठीक, चलें। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नाज़रीन, आज उम्मीद है कि आपको हमारा डिटेल्ड और मुकम्मल प्रोग्राम था अफगानिस्तान पर पसंद आया होगा। उस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम में जितने लोग शामिल थे, जो मेहमान थे, स्पेशली अहमद वली मसूद साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके फ़ीडबैक की भी मुंतज़र रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।